बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तुम सिर्फ मेरी हो। दी जान, मैंने आपसे कहा था ना, इन लोगों से बात करना बेकार है, और आपने मुझे क्यों रोका? मैं इस औरत को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई आपसे बदतमीज़ी करने की? ज़रूर ने गाड़ी यूनिवर्सिटी के रास्ते में डालते कोई 10 बार की बात दोहराई तो दी जान को भी अपने फैसले पर थोड़ा अफसोस हुआ। बात करना तो बेकार था, पर मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया ताकि कल को नूर को ये ना लगे कि हमने उसके घर वालों को मनाने की एक भी कोशिश नहीं की। दी जान ने ज़रून के गुस्से की वजह से अपने लहजे को हमवार रखते इसे ज़ाहिर करने होने नहीं दिया कि इन्हें आशा की या फरीहा बेगम की कोई बात बुरी लगी है। नूर को कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि वो खुद भी अपने घर वालों की असलियत अच्छे से जानती है। इसलिए आप बेफिक्र रहें और घर पहुंचते ही हवेली जाने की तैयारी करें। मैं आज शाम में ही आप लोगों को साईं की हवेली छोड़ आऊँगा। ज़रूर ने बात को मज़ीद तवील देने की बजाय दी जान से कहा, जो खुद भी नूर के घर वालों के रवैये से काफ़ी अफसरदा हुई। तभी ज़रून की बात सुनते ही इस बात में सर हिला गई। यूनिवर्सिटी के सामने गाड़ी रोकते ज़रून ने दी जान को 2 मिनट का बोलते अपनी तरफ का दरवाज़ा खोला और गेट के पास नूर की तलाश में नज़र दौड़ाई। कहाँ रह गई ये लड़की? कुछ मिनट का इंतज़ार करने के बाद उसने अपने मोबाइल से उसका नंबर डायल किया और दूसरी तरफ मोबाइल बंद देखकर यूनिवर्सिटी के अंदर की जानब बढ़ा। उफ, अब ये मोबाइल पता नहीं क्यों उफ किया हुआ है। 2-3 बार ट्राई करने के बाद ज़रून ने कुछ सोचते हुए इसके अपार्टमेंट का रुख किया। वहाँ पहुँच के इसकी क्लास और हर जगह देखने के बाद भी जब वो इसे नहीं मिली तो इसने फिर से मोबाइल से इसका नंबर डायल किया। फिर बंद। इतनी बार कहा है कि मोबाइल यहाँ से चार्ज कर लिया करो, पर मेरी तो किसी बात की समझ नहीं आती। इसे 2 से 3 जगह मज़ीद देखती जहाँ जहाँ उसके मिलने की उम्मीद थी। ज़रून ने उसकी क्लास की लड़की जिसने नूर ने इस दिन का नोट्स लिए थे को पास से गुजरते देखकर मुखातब किया, एक्सक्यूज़ मी सिस्टर, कि आप नूर, मेरा मतलब नूरुलैन की क्लास फेलो हैं? जी, और आप उसके शोहर हैं ना, जो उस दिन उसके साथ नोट्स बना रहे थे? सहर ने ज़रून को देखते ही पहचान लिया। जी जी, मैं वही हूँ, और वो मुझे पूछना था कि आपने नूर को कहीं देखा? वो मुझे मिल नहीं रही और इसका मोबाइल भी बंद है। ज़रून ने इधर उधर की कोई बात करने की बजाय सीधा अपने मसले पर आते ही उससे पूछा, जो शायद ज़रून की इस तरह मुखातब करने पर कुछ ज़्यादा ही परजोश हो चुकी थी। नहीं, मैंने अभी तो नहीं देखा, पर आपसे तकरीबन 2 घंटे पहले मैंने इसे खदीजा के साथ लॉन में बैठे देखा था। सहर ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया। अच्छा, तो आप प्लीज़ खदीजा से पूछ सकती हैं कि नूर इस वक्त कहाँ है, या आप मुझे ही नंबर दे दें, मैं खुद भी पूछ लेता हूँ। हचकिचाते हुए ज़रून ने उससे अपनी बात कही कि इस तरह किसी लड़की का नंबर मांगते से खुद से भी अजीब लग रहा था। जी, मैं वैसे भी उस टाइप की लड़कियों से बात नहीं करती और ना ही मेरे पास उसका नंबर है, पर मैं आपको अपने सी हार से लेकर दे देती हूँ। ज़रून की बात सुनते ही सहर ने इसे मोबाइल देकर इसका मसला हल किया और अपने मोबाइल से किसी का नंबर डायल करने लगी तो ज़रून ने इसका शुक्रिया अदा किया। हेलो अहमद, क्या तुम मुझे खतीजा का नंबर सेंड कर सकते हो? मुझे उससे काम था। सहर ने सलाम करते दूसरी तरफ मौजूद लड़के से कहा। अच्छा, थैंक यू, प्लीज़ अभी सेंड कर दो। इसकी बात सुनती सहर ने ज़रून की तरफ देखा, जो उसकी मुस्कुराहट से समझ चुका था कि उसका काम हो चुका है। कर रहा है सेंड। मोबाइल कान से हटाती इसने ज़रून को बताया और साथ के अहमद का मैसेज देखती इसे नंबर नोट करवाने लगी, जिसकी फ़िक्रमंदी अब परेशानी में बदल चुकी थी। बहुत शुक्रिया आपका। ज़रून ने एक बार फिर से इसका शुक्रिया अदा किया और अपने मोबाइल से नंबर डायल करते कैबिन कैंटीन से बाहर आया, पर दूसरी तरफ नंबर मिलना बंद मिलने पर अब इसे सही मायनों में परेशानी हुई। तभी इसने दी जान का ख्याल आते बाहर का रुख किया ताकि इन्हें किसी तरह घर भेजकर खुद नूर को तलाश कर सके, जो पता नहीं कहाँ अचानक गायब हो गई थी। यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते ही ज़रून ने आर्यन को कॉल करके सारी बात बताते 10 मिनट में यूनिवर्सिटी पहुंचने का बोला। कहाँ है नूर? अभी फ्री नहीं हुई क्या? आधे घंटे बाद भी इसे अपनी तरफ अकेले ही आते देखकर साजिदा बेगम ने सवाल किया। दी जान, अब उसका अभी थोड़ा टाइम रहता है, टाइम लगेगा इसे। ज़रून ने असल बात बता गई, इन्हें परेशान करने के बजाय झूठ का सहारा लिया। अच्छा ठीक है, आ जाओ तुम भी अंदर, हम इंतज़ार कर लेते हैं। इसे गाड़ी से बाहर खड़ा देखकर उन्होंने कहा तो ज़रून ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, आप घर जाएं, मैंने आर्यन को बुलाया है और मैं कुछ देर में नूर को साथ लेकर ही आऊँगा। आर्यन की गाड़ी अपने करीब रुकती देखकर इस 10 मिनट से भी पहले वहाँ पहुँच चुका था। ज़रून ने कहते साथ ही उसकी तरफ का दरवाज़ा खोला। ज़्यादा वक्त लगेगा क्या जो तुमने आर्यन को बुलवा लिया? उसके चेहरे के उड़े हुए रंग देखकर साजिदा बेगम को किसी गैर मामूली बात का एहसास हुआ। तब भी उन्होंने फिर से सवाल किया। जी, 1 घंटा लगेगा, अभी और शाम भी हो रही है, तो मुझे ऐसे इसे अकेला छोड़ना कुछ मुनासिब नहीं लगा। तभी आर्यन को बुलाया कि वो आपको घर छोड़ दे ताकि मैं फिर तसल्ली से नूर को लेकर ही घर आऊँ।
ज़रूर ने पूरी तरफ तफसील से बताते साहिदा बेगम को मुतमिन किया और आर्यन को वहां रुकने का इशारा करते उनकी तरफ से दरवाज़ा खोलते इन्हें हाथ का सहारा देकर नीचे उतारा। ठीक है, जल्दी आ जाना। गाड़ी के पास जाते उन्होंने आर्यन को सलाम का जवाब देते ज़रून को तलकीन की जो उस बात में सर हिलाते इन्हें आर्यन की गाड़ी में बैठा चुका था। क्या हुआ और कहाँ गई भाभी? आर्यन ने दीजान के बैठती थोड़ा सा साइड पर होते ज़रून से पूछा। पता नहीं यार, हर जगह देख चुका हूँ, कहीं नहीं मिल रही हो, ऊपर से मोबाइल भी बंद है। ट्राई हुई थी क्या तुम्हारी? आर्यन को लगा शायद अभी भी उनके दरमियान सब वैसा ही है, तब उसने अंदाज़ा लगाया। नहीं यार, लड़ना क्यों है? लड़ने से नूर के गायब होने का क्या तल्लक? सवालिया नज़रों से उसकी जानब देखते वो कुछ उलझा। अच्छा, परेशान ना हो, यहीं होंगी तुम, देखो मैं बस कुछ देर में दीजान को छोड़कर आता हूँ। साहिदा बेगम को अपनी जानब मुतवज्जा देखकर आर्या ने इसे तसल्ली दी और दूसरी तरफ ड्राइविंग सीट पर आकर बैठते गाड़ी से स्टार्ट करते सड़क पर डाली तो ज़रूर उनके जाते ही वापस यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ा। नूर को तलाश करते शाम के 7 बज चुके थे और धीरे धीरे यूनिवर्सिटी खाली होने लगी तो ज़रून का अपना दिल बंद होता महसूस हुआ। यार अब क्या करूं, मेरी तो बस हो गई है, चल चल कर भाभी तो मिल ही नहीं रही। आर्यन जो दीजान को छोड़कर 15 मिनट में वापस आ गया था, तब से ज़रून के साथ मुख्तलिफ लोगों से पूछते यूनिवर्सिटी का हर हिस्सा देखने के बाद इसने फूले हुए सांस को हमवार करने के लिए एक बेंच पर बैठते हुए कहा, मुझे तो लग रहा है वो यहाँ है ही नहीं। ज़रून को खामोश देखकर आर्या ने एक बार फिर से अपना अंदाज़ा लगाया तो इसकी बात सुनते ही आर्या ने ज़रून ने अपना मोबाइल निकाला और DSP जो एहतिशाम साहब की वजह से ज़रून को भी बहुत अच्छे से जानता था कि कॉल करते तमाम सूरत हाल से आगाह करते यूनिवर्सिटी आने का कहा ताकि वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके आज की CCTV कैमरों की टीवी मूवीज़ देख सके। ठीक है ज़रूर, तुम इंतज़ार करो, मैं बस कुछ ही देर में खुद वहाँ आता हूँ। DSP ने इसे तसल्ली दी। ज़रूर ने इन्हें जल्दी आने की तलकीन करते कॉल काट दी। यार, पुलिस को इन्फॉर्म करने की क्या ज़रूरत थी, हम खुद ही जाकर एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर लेते हैं। इसके फ़ोन बंद करती आलिया ने उसके करीब आते कहा तो ज़रूर ने जवाब देने की बजाय इसे अपने साथ चलने का कहा। उफ, एक तो ये लड़का किसी की नहीं सुनता। उसकी पुश्त को देखते आर्या ने खुद कलामी की और इसके पीछे यूनिवर्सिटी की दूसरी जानब बढ़ा जहाँ इंफॉर्मेशन ऑफिस के साथ कंट्रोलर रूम भी मौजूद था। यहाँ गार्ड के इंफॉर्मेशन के मुताबिक से तमाम CCTV कैमरों की वीडियो को रिकॉर्ड मिल सकता था। नूर की आंख खुली तो इसने सर उठाने की कोशिश की जो काफ़ी भारी था। ये मैं कहाँ हूँ? खुद को एक अनजान जगह पर देखकर इसने आंखें जब करते थे सोचा और जहन पर जोर डालते इसे याद आया कि वो खतीजा के साथ उसके घर आई थी जहाँ जूस पीने के साथ वो शायद बेहोश हो गई थी। खतीजा मुश्किल सर उठाती उसने वो उठ कर बैठी और कमरे में चारों तरफ नज़र दुराई जो खाली था। खतीजा कहाँ हो तुम? दोनों हाथों से अपने कनपट्टियों को मुसलते इसने दर्द को कम करने की कोशिश की जो सर उठाने से शदीद हो चुका था। कहाँ हूँ मैं? ज़रूर अभी भी नशे और दर्द की वजह से इसे समझ नहीं आई कि इसके साथ क्या हुआ। तभी लड़खड़ाती आवाज़ के साथ इसने आंखों को खोला रखने की कोशिश की जो फिर से बंद हो रही थी। खतीजा कहाँ हो तुम? यार आ जाओ, मुझे घर छोड़ दो, ज़रूर मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। हिम्मत करके खड़े होते इसने आवाज़ लगाई पर इससे पहले कि वो कुछ सोचती आगे बढ़ती एकदम से इसकी आंखों के सामने अंधेरा आया और फिर से बेड पर गिरते बेहोश हो गई। DSP के आते ही प्रिंसिपल की इजाज़त से ज़रूर ने तमाम वीडियोस देखी जिसमें 1 बजे के करीब नूर इसे शहर की बताई हुई जगह पर खतीजा के साथ बैठी बातें करती नजर आई और फिर 1:30 पर वो इसे खतीजा ही के साथ गेट की तरफ जाते हुए नजर आई तो ज़रून का शक यकीन में बदल गया। वो जिस दिन खतीजा से पहले मिला था इसे उसी दिन वो खुद और इसकी बातें कुछ अजीब लगी थी पर ज़रून ने ये सोच के इग्नोर कर दिया कि हो सकता है इसकी गलतफहमी हो। ये लड़की कौन है और भाभी उसके साथ बाहर क्यों गई? आर्या ने खतीजा को देखते ही हैरत से सवाल किया तो ज़रून ने खतीजा की तस्वीर पर वीडियो को स्टॉप करते DSP साहब को इस लड़की की जल्द से जल्द तलाश करने का कहा और ख़ुद इंफॉर्मेशन रूम की तरफ बढ़ते इन्हें खतीजा से मुतल्लिक़ तमाम मालूमात निकालने का आर्डर दिया जो पुलिस की वजह से अपनी यूनिवर्सिटी से एक लड़की की गुमशुदगी पर खामोशी से ज़रून को खतीजा का तमाम रिकॉर्ड निकाल कर बताने लगे। यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इंफॉर्मेशन के बाद ज़रून ने अकरम को कॉल करते वहां जाकर खतीजा के बारे में पता करने का कहा और साथ ही से उसकी तस्वीर भी सेंड की ताकि किसी किस्म की कोई मुश्किल ना हो। पर 1 घंटे बाद अकरम की तरफ से जो खबर इसे मिली इसने ज़रून को तेज दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तभी वो आर्यन के रुकने के बावजूद इंफॉर्मेशन रूम की जानब बढ़ा। ज़रून मेरी बात सुनो, कहाँ जा रहे हो? उसके खतरनाक इरादे देखकर आर्यन उसके पीछे भागा जो वहां दाखिल होते ही वहां मौजूद शख्स को गिरबान से पकड़ चुका था। आंधे हो तुम लोग? एक ज़ोरदार थप्पड़ उस शख्स के गाल पर जड़ते इसने फिर से
हाथ उठाया तो आर्या ने उसका हाथ पकड़ा। क्या कर रहे हो यार, इस बेचारे का क्या कसूर है। और वो लड़की काफ़ी शातिर थी और शायद वो इसी मकसद के तहत यहाँ आई थी। आर्यन जो खदीजा के ना मिलने की खबर सुन चुका था, इसने आते ही ज़रूर को संभाला, जो अब आप से बाही होते हर चीज़ को आग लगाने के लिए बेताब था। सर प्लीज़ अपनी लिमिट में रहें, और आपकी बीवी खुद गई है, ये बात आप रिकॉर्ड में देख चुके हैं, और इसमें हमारा या यूनिवर्सिटी के किसी भी शख्स का कोई अमल दखल नहीं। ज़रून को मुसलसल चीखता देखकर प्रिंसिपल ने आगे बढ़ते वजाहत दी तो ज़रून अपना हाथ छुड़वाती उसकी जानब लपटा। कसूर आपका ये है कि एक स्टूडेंट पिछले 6 महीने से पढ़ रही है, और वो भी जाली कागजात पे, और आपको खबर तक नहीं हुई। अगर मेरी नूर को कुछ हुआ ना तो आप सब सुन ले, ज़रून अली यहाँ की हर चीज़ तबाह कर देगा, और साथ आप लोगों को भी। ज़ोर से हाथ टेबल पर मारते इसने धमकी दी, और DSP के आते ही इस सब से पूछगछ का कहते वाहिद की जानब बढ़ा ताकि खुद जाकर खदीजा के बारे में मालूम कर सके। सारी रात गुजर चुकी थी, पर ना तो खदीजा का कुछ पता चला रहा था और ना ही नूर की कुछ खबर थी। दी जान अलग से घर में उन दोनों की गैर मौजूदगी की वजह से परेशान थी। रशीदा से 5 बार ज़रून को फ़ोन करवा चुकी थी, जो हर बार कुछ देर में आने का बोलते इन्हें तसल्ली दे देता। अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या बात है, ये जो लड़का हमें बता नहीं रहा है। रशीदा ने आखिरी बार फ़ोन करते दीजान को बताया तो दीजान ने परेशानी ने इन्हें दोबारा नंबर मिलाने का कहा ताकि खुद ज़रून से बात करके पूछ सकें। दीजान मसरूफ़ है, नंबर छोटे साहब का। रशीदा ने 2 बार ट्राई करने के बाद इन्हें बताया तो क्लाक पर सुबह के 4 बजते उन्होंने अपनी तस्वीर उठाई और ज़रून और नूर की खैरियत से होने की दुआ करने लगी। नूर की दोबारा आँख मिलने पर पड़ने वाली ठंडे पानी से खुली। ज़रून एकदम से ठंडे पानी पर वह जलाते हुए उठी तो अपने सामने ज़रून की बजाय तहमीना बेगम को देखकर इसका जहन मुकम्मल तौर पर बेदार हुआ। मैं कहाँ हूँ, क्या टाइम हो गया, आंटी प्लीज़ खदीजा को बुलाएं, मुझे घर छोड़ आए, ज़रून बहुत परेशान होगा। नूर ने क्लाक पर हाथ देखते समझा कि शायद शाम हो गई है, तभी जल्दी से उठते इसने बाही की जानब बढ़ना चाहा, मगर इससे पहले ही एक लम्हे कदे हट्टे कट्टे शख्स ने इसका रास्ता रोका, जिसकी हद से ज़्यादा काली रंगत और सामने चमकते पीले दांत देखकर नूर को वहशत हुई। क्या मसला है तुम्हें, मेरा रास्ता छोड़ो और आंटी प्लीज़ खदीजा को बुलाएं, मुझे घर जाना है। आंखें में बेखौफी लिए उसने इस शख्स को देखते तहमीना बेगम से कहा, जो इसकी बात सुनते एक ज़ोरदार कहका लगाते का ताली बजाने लगी। उफ, खदीजा ने ठीक कहा था, तुम अव्वल दर्जे की अहमक लड़की हो, मतलब कि तुम मुझे देखकर भी नहीं समझी कि वो तुम्हें कहाँ लाई है। मैं तहमीना बेगम जो अब मुनासब से लिबास में तो बहर की तरह ढेर सारे लिबास जेवर और बालों में गजरे लगाए सजी संवरी सी थी। उन्होंने नूर के बात सुनते कदम में उसकी जानब बढ़ाए, जो अभी भी नासमझी से इन्हें देख रही थी। मतलब कहाँ लाई है मुझे, और अब ये क्या पहेलियाँ बजवा रही हैं। आंटी प्लीज़ खदीजा से बोले मुझे घर छोड़ दे, ज़रूर परेशान होगा तो होने दे परेशान, और भूल जाओ इसे, क्योंकि तुम्हारी दोस्त मेरा मतलब खदीजा जो कि मेरे गैंग का हिस्सा है, और मैं उसकी माँ नहीं बल्कि उसकी बॉस हूँ, जो तुम्हें यहाँ मेरे पास इस कोटे में छोड़ गई है। तहमीना बेगम ने मुस्कुराते हुए जितनी आसानी से अपनी बात कही, उन्होंने इतनी ही बेयकीनी से इन्हें देखा। नहीं, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, प्लीज़ मुझे जाने दे, और आपको जितने पैसे चाहिए होंगे ज़रूर आपको दे देगा, पर प्लीज़ मुझे जाने दे। उसकी बात सुनते नूर के हवास जवाब दे चुके थे। आंसू खुद ब खुद अपनी बेवकूफ़ी पर गालों पे बहने लगे, जिसे हाथ की पुश्त रगड़ते उसने तहमीना बेगम की मिन्नत की, और सॉरी मेरी तितली, मैं तुम्हें अब यहाँ से जाने नहीं दे सकती, क्योंकि तुम्हारी तरह की खूबसूरत पड़ियाँ तो कभी कभी ही हमारे हाथ आती हैं, और तुम्हारा शोहर हमें क्या देगा। हूँ बस चंद लाख, हमें तुमसे करोड़ों कैसे कमाने हैं, और मैं ये तुमसे अच्छे से जानती हूँ, इसलिए ज़्यादा शोर करने की ज़रूरत नहीं। अब ये जगह ही तुम्हारा घर है और तुम ज़िंदगी भर यहीं रहोगी। इसके चेहरे पर हाथ फेरते तहमीना बेगम ने जितनी नरमी से कहा, नूर ने इतनी ही गुस्से से उनका हाथ जटरते पीछे की जानब धक्का दिया। तुम मेरे शोहर को जानती नहीं, वो तुम लोगों को हशर कर देगा, और साथ खदीजा का भी, जिसने दोस्ती की आड़ में मुझसे इतना बड़ा खेल खेला। हिम्मत हारने की बजाय नूर ने नदार होते जवाब दिया, और वहाँ पड़ा गलदान उठाकर तहमीना बेगम की तरह पूरी ताकत से फेंका, जो उलगने से पहले इस दियोनमा शख्स ने हाथ मारते तोड़ दिया। ये बस चेहरे से ही मासूम है, इसलिए इसका खास ख्याल रखना, और जितना जल्दी मुमकिन हो सके इसकी सारी अक्ल निकाल दो। उस शख्स को हदायत देते तहमीना बेगम ने एक करती नज़र नूर पर डाली, और इसके चीखने की परवाह किए बिना कमरे से बाहर निकली तो इस शख्स ने अंदर से लाख करते कदम नूर की जानब बढ़ाए, जो अब उसके चेहरे पर सजी मकरोना मुस्कुराहट पर अंदर तक हिल चुकी थी।
तभी आंखों में खौफ लिए इसने जोर से अल्लाह को अपनी मदद के लिए पुकारा, क्योंकि अब वही था जो इसे इस शख्स के नापाक इरादों से बचा सकता था। जैसे जैसे इसके करीब आ रहा था वैसे ही नूर के दिल की धड़कन सुस्त हो रही थी, मगर फिर भी इसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी इज्जत को खतरे में देखकर जल्दी से पास पड़ा, पानी का जग उठाया, इसे दीवार में मारते कुदरे नोकदाही सा उठा के इस शख्स के सामने किया जिसे कुछ देर पहले तमीमा बेगम ने जानी के नाम से पुकारा था। मेरे करीब मत आना वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। कांपते हाथों से बमुश्किल शीशे को संभालती इसने इस मजबूत जिस्म और ऊंचे कद काट के शख्स को धमकी दी जो इस लड़की पर पूरे जोर से कहकर लगाते हंसा। तो मना किसने किया है मेरी तितली, आओ मारो मुझे। जानी ने इसकी बहादुरी पर जी जान से मुतासर होते अपने पीले दांतों की नुमाइश की तो नूर ने इसकी शक्ल से खौफत महसूस करते अपने हाथ में पकड़ा शीशे का नोकदार टुकड़ा इसकी बजाय अपनी तरफ किया। तू रहो मुझसे वरना मैं अपनी जान ले लूंगी। अपने गले पर रखती इसने एक ही बेजान सी धमकी दी, जिस पर जाने ने मजीद इसकी कोई बात सुने बगैर इसकी जानब झपका और एक ही हमले में शीशे का टुकड़ा अपने हाथ में लेकर जमीन पर फेंका। बहुत अक्ल है तुम में, पर आज मैं तुम्हारी खूबसूरती को तराजे तहसीन पेश करते तुम्हारी सारी अकल निकाल दूंगा। मेरी बुलबुल। इसके बालों को सख्ती से अपनी मुट्ठी में दबोचे इसने नूर का चेहरा अपने करीब किया तो इसने जल्दी से इसके आगे हाथ जोड़े। प्लीज़ तुम्हें अल्लाह का वास्ता मुझे छोड़ दो। आंखों में उबलते गर्म स्याह को बहाते जो इसके चेहरे को तर कुछ कर चुका था, इसने जानी को एक इंसान समझकर इसकी मिन्नत की, पर वो इस बात से नावाकिफ थी कि इस जगह बसने वाले लोग यहाँ आते ही वान बन जाते हैं। ज़्यादा बकबक करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे सामने बालों से पकड़े इसने इसे बेड पे उछाला तो वो मुंह के बल बेड पे जा गिरी और इससे पहले कि वो संभल पर सीधी होती वो शख्स इसके ऊपर किसी जानवर की मानत झपटा। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूं गलीज़ इंसान अगर मेरी मदद का। जोर जोर से चीखते और रोते इसने फरियाद की तो इसकी चीखते चिल्लाने की आवाज़ सुनते तहमीना बेगम किसी खतरे का एहसास दिल में लिए ऊपर आई। दरवाजे को अंदर से बंद देखी इसके ख्वास खता होने लगे। जानी मैनूस मारे दरवाज़ा खोल, मैंने तुझे इस तरह कर निकालने का नहीं कहा था। तहमीना ने दरवाजे पर जोर जोर से हाथ मारते साथ ही इसे पुकारा जो इस वक्त वहशी बना नूर पर झपटा। इसी वक्त तहमीना बेगम ने अपने दूसरे दो मुलाजमों को आवाज़ देते दरवाजे का लॉक तोड़ने का कहा। मनहूस इंसान पीछे हट, क्या तू ज़ैन साहब को नहीं जानता जो इस तरह की उनके हक पर डाका डालने लगा था। अंदर दाखिल होते ही इसने जानी पर जब कटे इसे नूर के ऊपर से हटाया जो शेर की मानद इसे नोच रहा था। परे हट मनहूस इंसान। नूर को सीधा करते इसने जानी के एक टांग रसीद की जो होश में आते ही जल्दी से बेड से उठा। क्या हुआ बाजी, और तूने खुद ही तो कहा था इसकी अकल निकाल दे। जानी ने उस औरत के सामने हाथ बांधे ताबदारी का मुजाहरा किया तो नूर को खौफ से कांपता देखकर इसने गुस्से से जानी के गाल पर दो थप्पड़ जड़े। मर जा तू मनहूस मारे, तुझे नहीं पता था कि ये ज़ैन साहब की मलकियत है और जब तक वो इसे खुद इस्तेमाल नहीं करेंगे किसी को हाथ लगाने नहीं देंगे, और अब अगर इन्हें पता चल गया तो तूने इनकी तितली को उनसे पहले छूने की कोशिश की है तो खुद सोच ले कि वो तेरा क्या हश्र करेंगे। एक के बाद एक थप्पड़ मारते वो साथ साथ इसे कोसते बाहर की जानब ले गई और इसके साथ ही दूसरे दो मर्द भी एक लाचारती सी नजर नूर पर डालते जो उठकर बैठते अपना स्काफ अपने ऊपर ले चुकी थी। तहमीना बेगम के डर से फौरन इनके पीछे बाहर की जानब बढ़े तो नूर ने होश में आते अपनी टांगें समेटते सर आंख घुटनों पर रखा। या अल्लाह मुझे इस दंदल से निकाल, तू ही है जो मेरी मदद कर सकता है। आंखों में आंसू का समुद्र लिए इसने दिल में पूरी शिद्दत से अपने रब को पुकारा। मुझे कभी जिल्लत मत देना अल्लाह पाक, क्या मैं इस काबिल हूँ कि तू मुझे इतनी जिल्लत दे। क्या सारी ज़िंदगी मैंने कोई एक नेकी भी नहीं ऐसी नहीं की जिसके बदले तू मुझे यहाँ से निकाल दे। मैं तुझसे अपनी इज्जत की हिफाजत की दुआ मांगती हूँ, मुझ पे रहम कर मौला। इतने खौफनाक मंजर के बाद नूर ने पूरी शिद्दत से ज़मीन पर जाने की दुआ की ताकि वो मज़ीद किसी ऑफर से पहले इसमें दफन हो सके। जाने की अच्छी खासी दिलाई के बाद तहमीना बेगम ने इसे वहां से दफा किया तो वो इतना अच्छा शिकार हाथ से निकल जाने पर अफसोस से सर झटकते अपना दिल बहलाने के लिए तहमीना बेगम से नजर बचाकर शम्मा के कमरे की जाना बढ़ा और इस मनहूस का दिमाग बहुत ऊंची छलांगे मारने लगा है, इसलिए इसको कुछ दिन के लिए सुल्तान के पास भेज दो ताकि वो अच्छे से इसका दिमाग ठीक कर सके। जाने की होशियारी पर इस पर लानत भेजते तहमीना बेगम ने शेरे को हदायत दी और पान दान से पान निकाल कर अपने मुंह में रखते इस दोनों को रोकने का इशारा करती अपनी बात जारी रखा। तुम दोनों भी खान खोल कर सुन लो, अगर किसी ने ज़ैन साहब के आने से पहले इस लड़की को हाथ लगाया या इसके कमरे में गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम लोगों का वो हश्र करूंगी कि सारी उम्र याद रखोगे। तहमीना बेगम ने नूर को देखकर इनकी लाल
तबकते देख कर सख्ती से तहबिया की तो वो जैन का नाम सुनते ताबदारी से सर हिलाने लगे। जी बाजी ठीक है, पर जैन साहब के बाद तो हमें चांस मिले क्या ना। शेर ने उसकी बात सुनते ही दांत गाए। हाँ मिल जाएगा, अगर जैन साहब ने इसे जिंदा छोड़ा तो। आप यहाँ खड़े मेरा मुंह क्या तक रहे हो, जाओ यहाँ से और आज दोपहर के प्रोग्राम की तैयारी करो। इन दोनों को वहाँ जुमा देख कर तहमीना बेगम ने गुस्से से कहा और अपनी नौकरानी को आवाज लगाई जो एक पलक चबट्टे में इसके सामने हाजिर हुई। जी बाजी बोले, क्या हुक्म है चंबेली के लिए। हाथ बांधे इसने अपने बालों को एक अदा से पीछे किया। मेरे लिए गरम गर्मा कड़क सी चाय बनाकर ला। तोबा, सुबह सुबह ही दिमाग की दही कर दी और मनहूस मारे जानी ने चंबेली को हुक्म देते तहमीना बेगम ने अपनी पेशानी को मसला तो वो अभी लाई कहते गुनगुनाते हुए किचन की जानिब बढ़ी। ज़रूर और साहिदा बेगम के जाने के बाद सिकंदर साहब की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से हारिस ने हाशिर या फरीहा बेगम को कुछ कहने से पहले अपने आप को बाज रखा। पर आप सिकंदर साहब की तबीयत संभालते ही इसने हाशिर को जा गिरा, जो इस वक्त अपने कमरे में फैक्ट्री जाने के लिए तैयार हो रहा था। आ जाएं। बालों में बुरश फेरती इसने दस्तक की आवाज़ पर इजाज़त देते मुंतज़िर नज़रों से दरवाजे की तरफ देखा। भाई आप खैरियत है, अब्बू ठीक है। हारिस जो रात सिकंदर साहब की तबीयत की वजह से उनके पास ही सोया था, इसे सुबह सुबह अपने कमरे में देखकर हाशिर को लगा कि शायद सिकंदर साहब की तबीयत ख़राब है। तभी इसने फिक्रमंदी से पूछा। हाँ बुरश रखते इसके करीब आया। हाँ अब्बू ठीक हैं, पर मुझे तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं लग रहा, तभी तुम बात करने यहाँ आए हो। सोफे पर बैठती इसने इसे अपने साथ चेयर पर बैठने का इशारा किया तो हाशिर न समझी से इसकी तरफ देखने बैठ गया। मेरे दिमाग को क्या हुआ है और किस बारे में बात करना चाहते हैं आप। हाशिर ने अब्रू झुकाते सवाल किया तो हारिस ने अपने लहजे को नरम किया। मैं नूर के बारे में बात करना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरी बात सुनने के बाद कुछ कहना। इसे बोलने के लिए मुंह खोलते देखकर हारिस ने टोका तो हाशिर ने खामोशी अख्तियार की। ठीक है बोले, मैं सुन रहा हूँ। हथियार डालते इसने सवालिया नज़रों से इसे देखा, जो बात के आगाज़ के लिए मुनासिब अल्फाज की तलाश में था। देखो हाशिर, जो हुआ इसमें ना तो हमारा बस था और ना ही नूर का। अगर हमारे साथ धोखा हुआ तो धोखा तो इसने भी खाया। तुमने सुना था कि ज़रूर ने खुद अपनी ज़बान से बताया था कि इसने नूर के साथ ज़बरदस्ती निकाह किया, इसमें इसकी मर्जी शामिल नहीं थी। तो मर जाती, पर इस शख्स की ज़बरदस्ती पर कभी लब्बैक ना कहती। और कौन सी ज़बरदस्ती भाई। निकाह पर दस्तखत तो नूर ने अपने हाथों से किए थे ना, कौन सा किसी ने हाथ पकड़कर खुद करवा लिया। और वो क्या वो छोटी बच्ची थी जिसने हम में से किसी को भी इस बात की बनक तक नहीं पड़ने दी, और ऊपर से गजब ये कि दूसरे निकाह के लिए भी तैयार हो गई। हाशिर ने इसकी बात सुनते ही इसने गुस्से को जब्त करते तंज किया। बच्ची नहीं थी, पर क्या हमने इसे बड़ा होने दिया? क्या हमने इस दुनिया के साथ चलना सिखाया? क्या हमने इसे ये सिखाया कि इसकी दुनिया में इंसानों के अलावा कुछ और हैवान भी बसते हैं? क्या हमने कभी इसे खुद से इतना करीब होने दिया कि वो बिला झिझक हमें ये बात बता देती? और क्या हाशिर कभी हमने इसे इतनी हिम्मत दी कि वो इस तरह के हालात का मुकाबला कर सकती, या कोई तेज़ी दिखाते वहाँ से निकल आती, या फिर डट कर इस शख्स का मुकाबला करती? अफसोस कि हम इनमें से कुछ भी अपनी बहन को ना दे सके। बचपन से लेकर अब तक हमने इसे बस दुनिया से डरना, रोना या फिर सहम कर घर के किसी कोने में बैठ जाना ही सिखाया। जो आज इस सूरत में हमारे सामने आया तो हम अपनी अना का मसला बनाकर बोल रहे हैं कि नूर इनकार कर देती, मर जाती। तो बताओ, अपनी बेटी के लिए भी यही अल्फाज इस्तेमाल करोगे? अगर ज़िंदगी में कभी उससे इस तरह की गलती हो गई तो। अपनी बात मुकम्मल करते ही इसने हाशिर को खामोश छोड़े बाही का रुख किया तो एक नामहसूस सी बेचैनी हाशिर का अहाता किया, जिसकी वजह से वहीं बैठा हारिस की बातों पर गौर करने लगा, जिसने एक लफ्ज़ भी गलत नहीं कहा था। बहुत मिन्नतों और डॉक्टरों के समझाने के बाद खालदा बेगम अपना हाथ कटवाने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि बाजू की तरफ फैलते जख्म और इसमें बढ़ते कीड़ों की तादाद ने इतनी कोफत में मुब्तला करने के साथ साथ अपने वजूद से नफरत पर मजबूर कर दिया था। वो अब हर वक्त खामोश रहती, सलीम साहब और जनेह से छुप छुप कर रोती और हर वक्त अल्लाह से अपने गुनाह की माफ़ी मांगती, अपनी अजियत को कम करने की दुआ करती। डॉक्टर ने आज का वक्त दिया था, तभी सलीम साहब जुनेद और दुआ इन्हें लेकर हॉस्पिटल पहुंचे तो वहाँ डॉक्टर्स नर्स इनके जख्म को देखते कानों का हाथ लगाए और सभी इनके हालात पर तौबा करते, किसी गुनाह की सज़ा मिलने का कहते, पास से गुजर जाते। कोई भी नर्स इनको हाथ लगाने के लिए तैयार ना थी। तभी दुआ ने खुद ही सर्जरी के वक्त तक को इनको संभाला और साथ उनको सब ठीक हो जाने की तसल्ली देते हौसला दिया, जो लोगों की नफरत आमेज़ रवैये और बातों से काफ़ी दिल बर्दाश्त हो चुकी थी। अम्मी प्लीज़ रोएं मत, लोगों को तो मौका चाहिए बात करने का, और आप फिक्र मत करें, देखिएगा अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। दुआ ने इन्हें आंसू बहता देखकर तसल्ली दी तो खालदा बेगम ने बेटी का हाथ पकड़ते हिम्मत की और दुख में आकर अपने अंदर छुपे राज से इसे आगाह किया कि कैसे उन्होंने सिलेंडर का वाल खोला और मलाइका को किस तरह एक साजिश के तहत अपने जलने और गुस्से का निशाना बनाते मौत के उगाड़ उड़ा दिया। अम्मी
अम्मी आप ना हाथ उनके हाथ से चलवाते दुआ ने बेयकीनी सी कैफियत में खालदा बेगम की जानब देखा, जो अब बिस्तर मर्ग पर अपने काबिले रहम हालत में लेटी इसे अपने गुनाह के बारे में बताकर अल्लाह से दुआ करने का कह रही थी। आप इतनी संगदिल हो सकती हैं, इस हद तक गिर सकती हैं कि अपनी जलन और गुस्सा निकालने के लिए आपने मलाइका की जान ले ली, जो आपके बेटे की जान थी। अम्मी क्यों किया आपने ऐसा? क्या कमी थी मलाइका में? आपका दिल नहीं कांपा इस मासूम के साथ इतना क्यों ना खेल खेलते हुए? दुआ ने उनकी हालत की परवाह किए बगैर दुख और गुस्से के मिले जुले तासरात से आंखों में हमदली की कोई भी रमक जाहिर किए बिना कहा तो खालदा बेगम ने उनके सामने हाथ जोड़े, जिस पर नफरत से एक निगाह डालते हुए इन्हें वहीं बिलकता सस्कता हुआ छोड़कर बाहर चली गई। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसकी माँ इस कदर संगदिल और जालिम है कि वो अपने इंतकाम के लिए किसी की जान तक ले ली। नहीं, मेरी अम्मी ऐसा नहीं कर सकती। आंखों में आंसू लिए इसने वहीं दीवार का सहारा लेकर खड़े होते खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की कि जो कुछ खालदा बेगम ने इससे कहा वो सब झूठ था। तहमीना बेगम ने चाय पीने के बाद चंबेली के हाथ ही नूर के लिए खाना भिजवाया, जो इसने खाने की बजाय गुस्से से ज़मीन पर फेंक दिया। बाजी वो लड़की तो वही बड़ी नक चढ़ी है, और आप क्यों इसकी इतने नखरे बर्दाश्त कर रही हैं? मैं तो कहती हूँ अच्छा था कि जाने उसकी अक्ल निकाल देता। चंबेली जो नूर के चीखने और बदतमीज़ी करने पर काफ़ी खफा थी, इसने आते ही तहमीना बेगम को मशवरा दिया, जो अपने तख्त पर लेटी थी। हाँ, अकड़ तो काफ़ी है, पर क्या करे, जैन साहब की अमानत है। लाली खतीजा उन्होंने के कहने पर इसे यहाँ तक लाई है, और अब तक इनकी तरफ से कोई नया ऑर्डर नहीं मिलता। मैं इस तितली का कोई इलाज नहीं कर सकती। हालांकि कल से ये जितना उछल रही है ना, इसकी जगह कोई और होती तो अब तक तहमीना बेगम के शर की नज़र हो चुकी होती। अपनी पाँव की तरफ इशारा करते इसने दांत पीसते हुए अपनी बात मुकम्मल की तो चंबेली ने नरमी से उनके पाँव पर हाथ रखते दबाना शुरू किया। पर वाजी कुछ तो करें ताकि इसकी ज़बान तो थोड़ी बंद हो। दरवाज़े पर ज़ोर ज़ोर से हाथ मारने और चलाने की आवाज़ पर आंखों पर हाथ रखते चंबेली ने कहा तो तहमीना बेगम ने कुछ सोचते हुए इस बात में सर हिलाया। ठीक है, करती हूँ कुछ, इसका कुछ बंदोबस्त। जा उठ, मेरा मोबाइल ला, मैं जैन साहब को फ़ोन करके पूछूँ। बास बड़ी बास्केट में थूकती इसने चंबेली की बात पर गौर करते हुक्म दिया, जो फिरती से उठ के इनके कमरे की जानब बढ़ी। सारी रात नूर को ढूंढने पुलिस के साथ शहर का छप्पा छप्पा छाने के बाद भी जब कोई मस्बत सुराहात ना आया तो जरूर ने दी जान के मुसलसल फ़ोन करने पर तकरीबन दोपहर 3 बजे के करीब घर का रुख किया। आर्यन भी उनकी हालत के पेश नज़र उसके साथ ही अपार्टमेंट आ गए, जहाँ साहिदा बेगम फिक्रमंदी से उनके ही इंतजार में बैठी थी। जरूर क्या हुआ और ये तुमने अपनी हालत क्या बनाई हुई है? इसे बरूनी दरवाजे से अंदर दाखिल होता देखकर साहिदा बेगम ने छिड़ी के सहारे इनके करीब आते पूछा, जिसके जद पड़ते रंगत और उजड़ी हुई हालत इन्हें मजीद परेशान किया। नूर कहाँ है? तुमने तो इसे लेने गए थे। और इसके चेहरे पर हाथ रखते उन्हें बिल्कुल ठंडा हुआ था। साहिदा बेगम ने फिर से सवाल किया। चली गई, वो मुझे धोखा देकर मुझे छोड़कर दी जान। वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी तो मुझसे कहती, मैं खुशी से इसे खुद से ला कर देता, मगर मुझे इतनी बड़ी अजियत क्यों दी? मैं क्यों इसने मेरे साथ ऐसा किया? जरूर ने नूर के नाम पर एकदम से चलाते उनका हाथ पकड़ा और नीचे ज़मीन पर बैठता चला गया। मतलब चली गई? कहाँ चली गई? बेयकीनी से उनकी बात पर आंखों में उलझन लिए उन्होंने सामने खड़े आर्यन की तरफ देखा। पता नहीं दीजान, यूनिवर्सिटी से वो अपनी एक दोस्त के साथ गई थी, तब से अब तक उनका कुछ पता नहीं। मोबाइल भी ऑफ है। आर्यन ने तफसील से सारी बात दीजान को बताई तो लड़खड़ा कर थोड़ा पीछे हुई और खुद को खड़ा होने करने के लिए सोफे का सहारा लिया। ऐसा कैसे हो सकता है? नूर बहुत अच्छी है, मुझे लगता है कि इसके साथ कोई गेम खेली गई है। वो ऐसे कैसे किसी के साथ जा सकती है? खालदा बेगम का दिल नूर के हक में गवाही देने लगा था। उन्होंने आगे बढ़ते जरूर के कंधे पर हाथ रखते कहा, गेम तो मेरे साथ खेली गई, मेरी ज़िंदगी के साथ, मेरे जज्बात से। मुझे नहीं समझ आई कि वो मुझसे नफरत करती है। वो मुझसे कभी मोहब्बत कैसे कर सकती है? तो क्यों मैंने इसकी मोहब्बत बड़ी बातों का यकीन किया? क्यों मैंने नहीं समझा कि वो मुझसे मेरी गलती का बदला ले गई? वो कैसे मुझे इतनी आसानी से माफ़ कर सकती है? दीजान, उसने मुझसे बदला ले लिया। उसने मुझे ऐसी सज़ा दी ना कि ना ही मेरे पास ज़िंदा रहने की कोई वजह बची है और ना ही मौत मुझे कबूल करेगी। दीजान, क्यों किया इसने ऐसा? क्या कसूर था मेरा? मैं तो इससे मोहब्बत करता था ना। आंखों में ढेरों आंसू लिए इसने अपने अंदर की तकलीफ़ को टूटे फूटे अल्फाज के ज़रिए बाहर निकाला तो साहिदा बेगम ने अपने लखत जिगर की खुशियों को यूं मिनटों में बर्बाद होता देखकर आ बड़ी इसे संभालने की कोशिश की, जो मुसलसल चीखते इनके आर्यन के हाथों में बेकाबू होते खुद अजियत की इंतहा पर पहुंच चुका था। मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।